हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम इन द मॉर्निंग अराउंड 11 o'clock हम क्वेश्चंस शेयर करते हैं फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो हम 2 क्वेश्चंस शेयर करते हैं। सो दिस इज़ पोस्टेड ऑन द व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है। एंड इन द इवनिंग एट 8 PM हमारा एनालिसिस सेशन होता है। तो कुछ इश्यूज होते हैं ना कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इन सब इश्यूज में आपको ये इनिशिएटिव आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज बेसिकली 2 चीज़ें थी न्यूज़ के अंदर और उन्हीं से क्वेश्चंस फ्रेम्ड है। So the first one is about the hypersonic glide vehicle technology. So what is this technology? Discuss its geostrategic significance. तो अभी रिसेंटली चाइना ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल एक एकदम नई चीज़ है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो जनरल स्टडीज 3 होता है साइंस एंड टेक, उसमें ये आ सकता है एज अ 150 मार्कर। ठीक है, तो उस पर आ सकता है। लाइकवाइज इंडिया और श्रीलंका का जो फिशरमैन इशू है, ठीक है, ये बहुत पुराना इशू चलता आ रहा है। अब हम लोग हमारी टेंडेंसी होती है हम वे फॉरवर्ड करके काम खत्म कर देते हैं, अपना आंसर लिखते थे छोटा सा जनरल पॉइंट्स। पर ये जो क्वेश्चंस डिज़ाइन ऐसे किया गया है दैट व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू एड्रेस दिस इशू। तो इस इशू में आपको फिशरमैन इशू के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टैटिक कंपोनेंट आ गया है और आपको स्पेसिफिकली क्या क्या स्कीम्स है, क्या मेजर्स है, उनको आपको बताना था। और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है क्योंकि बहुत क्लियरली 150 वर्ड्स है, तो आपके इसी में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आपको इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं गया, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए डिस्कस लिखा था, यहाँ पे व्हाट्स लिखा है, क्या क्या लिखना है। बस स्पेसिफिकली आपको उसी डोमेन में वहीं तक रहना था, सीमित रहना था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज दिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी? डिस्कस इट्स जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। हाँ जी, तो बहुत एक तरह से सिंपल ही है ये क्वेश्चन, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो व्हाट इज दिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी? अब ये लिखा है तो बेसिकली हमें इसको एक डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि हम बिल्कुल कन्फाइंड वे में, संक्षिप्त में हम इसको अब लिख सके। 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, सो व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी हम इसकी डिफाइन करते हैं, बाद में इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बताते बताते 50 वर्ड्स हो गए। फिर डिस्कस इट्स जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, कि ये मिसाइल बनाई है तो ये कैसे इफेक्ट करता है चाइना। जैसे चाइना के पास है, एक रशिया के पास है अवनगार्ड, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी अवनगार्ड। तो ये क्या फ़ायदा देती है बाकी लोगों को, बाकी कंट्रीज़ को कैसे खतरा होता है इससे, वर्ल्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफी एंड स्ट्रैटेजिक। तो ये इश्यूज़ को आपने लिखना है 150 वर्ड्स में। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर से ही देख लेते हैं व्हाट इज़ दिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या है? सो यूएस, चाइना एंड रशिया वर डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी। हाँ जी, अब देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, हमारे पास सिंपल सी 2 टेक्नोलॉजीज़ है। इनको छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो एक है बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा में जाती है, पैराबोलिक पाथ से नीचे टकराती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। आप पत्थर भी फेंकते हो वो भी एक बैलिस्टिक ही है, एक पैराबोलिक पाथ में जाके नीचे गिरता है। एक होता है क्रूज मिसाइल, जो आप पिक्चरों में देखते हो, एरोप्लेन के पीछे मिसाइल ऐसे ऐसे करके जा रही है, फॉलो कर रही है ट्रैजेक्टरी, दैट इज द क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो बैलिस्टिक हो गया आपका, क्रूज हो गया। अब हाइपरसोनिक जब हम कहते हैं, इट इज अ स्पीड अब ऑफ अप टू बियॉन्ड 5 मैक एक्चुअली। तो मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज ये मिसाइल जाती है। ठीक है, अब ये हाइपरसोनिक तो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती थी, हाइपरसोनिक आपकी क्रूज मिसाइल भी हो सकती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो इंडिया के पास है एट दिस मोमेंट, इट इज ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस को भी हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, स्ट्रैटेजिक। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, दैट इज द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है आपका। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया, तो यहां से एक बैलिस्टिक मिसाइल पे इसको लॉन्च किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में मिसाइल तो ऊपर जाती है, उसको बस ऊपर जाना है, उसने कोई टारगेट को चेज नहीं करना, तो रॉकेट पे उसको रखा जाता है। ये सब डेफिनेशन ये आर्टिकल से ही निकाल रहा हूं मैं। तो इसको लॉन्च करते हैं, हवा में फेंकते हैं।
इट रीचेस द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इट रीचेस द लो अर्थ ऑर्बिट एंड देन ट्रैवल्स अलोंग द अर्थ। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये ट्रैवल करती है। तो जहाँ तक रॉकेट का काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे मिसाइल रिलीज हुई, इट ट्रैवल्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इट ट्रैवल्स, इट गेन्स स्पीड, जहाँ पहुँचना है वो पहुँच सकती है, और जहाँ पे भी टारगेट करना है इट कैन री एंटर दी ऑर्बिट, री एंटर दी अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड अटैक द टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक बैलिस्टिक मिसाइल गई, वो मिसाइल रिलीज हो जाती है, यहाँ से डिसंगेज हो जाती है, एंड देन हाइपरसोनिक चीज़ आपकी यहाँ पे शुरू हो जाती है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ओवर हेयर। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सो हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स दैट आर लॉन्च्ड ऑन रॉकेट्स, तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन रॉकेट, इट रीचेस द लो अर्थ ऑर्बिट, देन ऑर्बिट्स द अर्थ ऑन देयर ओन स्पीड। ठीक है, तो ये इसका यहाँ होता है, एंड देन री एंटर्स द ऑर्बिट एंड टारगेट्स जहाँ पे भी उसको हिट करना है। अब आप सोचिए इस मिसाइल की रेंज कितनी ज़्यादा होगी। आप, एक होता है ना, एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टारगेट कर दिया, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी टारगेट कर दिया। सो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारा प्रोग्राम है कंट्री का, अग्नि मिसाइल है, 5000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। ठीक है, तो हम चाइना के किसी भी हिस्से को, ऑलमोस्ट सम पार्ट्स ऑफ चाइना, नॉट किसी भी हिस्सा, वी कैन टारगेट। अब ये है ऑर्बिट में जाके, इट इज गोइंग इनटू द ऑर्बिट, ट्रैवलिंग अलोंग द ऑर्बिट एंड देन एंटरिंग, तो कहीं भी टारगेट कर सकते हैं, और टेक्निकली इट कैन इवन रीच द साउथ पोल। तो चाइना कहाँ, साउथ पोल कहाँ, राइट। तो ये इसका एक जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस का एक आपको पॉइंट था। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, अगर आप इसी आर्टिकल में देखें तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल ही थी, हवा में गई, पर फिर बैलिस्टिक मिसाइल का हमें पता होता है कि उसकी ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, वो तो पैराबोला होता है ना उसका, हवा में फेंका वो नीचे ही गिरेगी कभी ना कभी। पर यहाँ पे बिकॉज इट इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड ऑन द लो अर्थ ऑर्बिट, वी डू नॉट नो व्हेन इट विल एंटर एंड स्ट्राइक। तो हमें पता नहीं चलता, और जब तक हमें पता चलेगा इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, तो चाइना ने ये टेस्ट किया, आप सोचो कि चाइना ने टेस्ट किया और यूएसए को 79 टेस्ट हुए हैं, और चाइना को पता नहीं, यूएसए को पता नहीं चला, अभी अगस्त में ही इनको पता लगा था कि टेस्ट हुआ था। सो यूएस इंटेलिजेंस वाज टेकन बाय सरप्राइज, और उनकी कितनी सैटेलाइट्स है, कितनी सर्वेलेंस है, बट स्टिल दे वर एबल टू हाइड दिस फैक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। आई होप यू विल बी एबल टू डिफाइन दिस। हमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए, हमें बस उसको डिस्क्राइब करना है। जो भी बताया है, आपको नहीं लगता तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल से। मैं जानबूझ के ये दिखा रहा हूँ रादर देन टाइप करके, बिकॉज आपको पता होना चाहिए हमें रीड कैसे करना है न्यूज़पेपर को। चलिए, तो जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? सीधी सी बात है, वेरी फ्यू नेशंस हैव द टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास कौन से है? यूएसए हो गया, रशिया हो गया, एंड चाइना। अब चाइना के पास भी आ गया, और यूएसए के पीछे, यूएसए ने बोलता है कि भाई हमारी मिसाइल तो सिर्फ नॉर्दर्न पोलर रूट तक सीमित थी, सिर्फ, क्योंकि हमें पता है हम ज़्यादातर कंट्रीज तो हमारी नॉर्दर्न एरिया में है, पर इनकी मिसाइल तो कहीं भी हिट कर सकती है। सो चाइना हैज़ एक्चुअली सरपास्ड द यूएस ऑल्सो ओवर हियर। एंड नेक्स्ट इसकी है, रशिया की है। कुछ टाइम पहले अवनगार्ड करके एक मिसाइल थी जो इन्होंने रिलीज करी थी। तो वेरी फ्यू नेशंस हैव दिस टेक्नोलॉजी, और हमने देखा दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड ट्रैक। ठीक है, तो कहीं भी टारगेट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे टारगेट कर सकते हैं, एंड देन दिस कैन बी डन डिस्क्रीटली। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे। इट ब्रिंग्स मोर एरिया अंडर इट्स रडार, कहीं भी टारगेट हो सकता है, तो एक कंट्री को फायदा है, वो किसी भी जगह को टारगेट कर सकती है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है, तो इंडिया के पास मिसाइल है, अग्नि मिसाइल, तो उनको पता है, खतरा है कि ये हमारे एसेट्स को टारगेट कर सकते हैं, है ना खतरा। तो लाइक वाइज जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो कोई भी जगह पे टारगेट कर सकते हैं, कहीं भी टारगेट कर सकते हैं, कैसे भी टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज। एक डेटरेंट कैपेबिलिटी भी हो गई एक तरह से फॉर दीज कंट्रीज। बट इसका कंसर्न एक बहुत बड़ा ये है, ऑब्वियसली बहुत कंसर्न है इसके। वन ऑफ द कंसर्न इज दैट इट रीचेस द स्पेस, ये स्पेस में जाती है, ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाती है। सो दिस कैन लॉन्च द स्पेस वॉरफेयर। तो जो आजकल सैटेलाइट्स है और स्पेस को माना जाता है दैट इज अ ग्लोबल कॉमन। तो अब यहाँ पे वी मे सी मोर वॉरफेयर, मोर मिलिटराइजेशन ऑफ द स्पेस में टेक प्लेस। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड बियॉन्ड दिस, अभी नई टेक्नोलॉजी होगी है, सो देयर विल बी एन आर्म्स रेस ऑल्सो। और एक चीज़, ये आपकी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है।
तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अच्छा, ये न्यूक्लियर केपेबल का बस बात इतनी सी होती है, कोई ऐसा नहीं होता कोई अलग सी तूफानी चीज़ है इसमें, कुछ नहीं है। बस ये है कि कोई मिसाइल की साइज़ कितना है, तो अबाउट 100 किलो का पेलोड लेके जा सकती है कि नहीं, बेसिक सी बात यह है। तो अगर लेके जा सकती है तो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल होगी, ठीक है। तो ये है, बहुत सिंपल सा है, बस आपको डेफिनेशन, एक टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड योर एबिलिटी टू राइट द सेम, बस इतना चाहिए। कितने सिंपल बेसिक से पॉइंट्स है, मैंने कहीं नहीं, इसी में से निकाल दिए जो पॉइंट्स है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं है यहाँ पे। Okay, moving on to the next issue. Briefly explain the issue of fishermen between India and Sri Lanka. What measures have been taken till now to address this issue? और ये मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, एक तो इम्पोर्टेंट वैसे भी था, बट और ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो सिलेबस में है। तो दूसरी बात, ये न्यूज़ में था। सो तमिलनाडु पुलिस वॉर्न ऑफ लाइकली अटैक ऑन द फिशरमैन। तो जो इंडिया के फिशरमैन है, दे एंटर्स इनटू द बाउंड्रीज ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। तो एक फीलिंग है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है टू द तमिलनाडु पुलिस कि श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं, दे आर वेटिंग कि ये आएंगे तो हम इनको मारेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये इनका गुस्सा आ रखा है इनको, तो इसलिए ये खतरा है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉट अबाउट दिस स्मॉल इशू ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर इशू ऑफ फिशरमैन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। टाइम एंड अगेन देखते हो कि इंडिया के कुछ फिशरमैन श्रीलंका में अरेस्ट हो गए हैं, एंड लाइक वाइज ज़्यादातर इंडियन फिशरमैन आर अरेस्टेड इन श्रीलंका, ठीक है। ये दंगे वाली बात भी हो गई यहाँ पे। तो मैं बस इतना सा चाहता हूँ, या यूपीएससी चाहती है, ऐसा समझ लीजिए कि आप इसको डिस्क्राइब कर सके। आपका आंसर यहीं से स्टार्ट होगा, ब्रीफली एक्सप्लेन दी इशू, ठीक है। तो क्या क्या इश्यूज़ है, कैसे आप कोई फैक्ट से बता सकते हैं कि इतने फिशरमैन हो गए अभी रिसेंटली, और इनकी टेंडेंसी बढ़ गई है, कोस्ट गार्ड का सपोर्ट है इनके, हमें कुछ करना चाहिए। तो कुछ भी टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर या एग्जामिनर, तो ये चाहिए। दूसरी, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, आप बस एक एक करके बता दीजिए, बात खत्म, एन्यूमरेट, और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 150 वर्ड्स का है, अगर 250 वर्ड्स का होता तो फिर भी आप वे फॉरवर्ड सोच सकते थे, आपको जगह फिल करनी है, बट ये सिर्फ 150 वर्ड्स का है, एक पेज में आराम से खत्म हो जाता है आंसर। बस ये है कि आपको फैक्चुअल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्लस फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या स्कीम्स ली गई हैं, तो इसीलिए हमने पीआईबी को यहाँ पे रेफर करेंगे। ओके, तो एक है हमारा ईयर 2020 में अबाउट 210 अरेस्ट हैड टेकन प्लेस। इनके जो फिशरमैन थे उनकी बोट को सीज कर दिया गया, जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। तो ये कंसर्न है, तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बाद में बताइए क्या क्या इश्यूज है। सो वन इशू ओवर हेयर इज दैट द इंडियन फिशरमैन, ये जो गल्फ ऑफ मन्नार, पॉक स्ट्रेट वाला एरिया है, ये इनका ट्रेडिशनल फिशिंग एरिया होता था, ठीक है। ये इनका ट्रेडिशनल फिशिंग एरिया होता था। तो दे वुड इवन रीच अप टू, दे विल क्रॉस द बाउंड्री, ये मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको क्रॉस करके दे विल एंटर इनटू द श्रीलंकन वाटर्स ऑल्सो, जहाँ पे रिच फिशरीज रिसोर्सेज है, तो वहाँ पे चले जाते थे। तो टाइम एंड अगेन ही चलता था। इनफैक्ट अगर आप श्रीलंका को भी देखते हो, द नॉर्दर्न पॉपुलेशन इज तमिल्स। अब यहाँ पे इन द ईयर 1974 से 76 के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री वॉज एस्टैब्लिश्ड, एक मैरीटाइम जोन वॉज एस्टैब्लिश्ड। ऑब्वियसली हर कंट्री के लिए होता है कि भाई ये हमारा समुद्र है, ये हमारा है, बाकी इंटरनेशनल है। अब क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री पास पास है, बहुत पास है दोनों कंट्रीज, तो फिर ये दोनों में आपस में शेयर्ड है, इंटरनेशनल वाटर्स का सवाल ही नहीं उठता, तो ये दोनों आपस में शेयर्ड है। सो दिस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द UNCLOS, ठीक है। उनके फ्रेमवर्क के बेसिस पे द मैरीटाइम बाउंड्री वॉज डिमार्केटेड बायलैटरली। तो दोनों कंट्रीज के बीच में अगर ये डिमार्केट हो गया है तो वो श्रीलंका का पानी है, तो श्रीलंका का फिशरमैन यूज करेंगे, इंडिया का पानी इंडियन फिशरमैन यूज करेंगे। बट ट्रेडिशनली दे हैव बीन गोइंग ऑल थ्रू दिस। बाद में मैरीटाइम बाउंड्री के बाद में एक आइलैंड था यहाँ पे, अनइनहैबिटेड आइलैंड, कोई नहीं रहता था वहाँ पे, इसको बोलते कच्छातीवू आइलैंड। सो दिस आइलैंड वॉज गिवन बाय मैडम इंदिरा गांधी टू श्रीलंका, तो उनको दे दिया गया। बस एक बात बोली, देखो भाई ये हमारे तमिल फिशरमैन का पानी है, ये एरिया है, ये फिशिंग करते रहेंगे, आपको हम आइलैंड दे रहे हैं, बट ये एरिया इंडियन फिशरमैन यूज़ करते रहेंगे। बट ऑब्वियसली ये बंद हो गया काम, और बाद में ये श्रीलंका इस पर और असर्टिव हो गया, तो इंडियन फिशरमैन आते हैं पर फिर पकड़े जाते हैं, कोस्ट गार्ड वगैरह पकड़ लेती है या फिशरमैन, एंड दे आर अरेस्टेड, ठीक है। तो कच्छातीवू आइलैंड इशू पर इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं थी 1970s में जितनी अब हो रही है,
ठीक है, इतनी अब पहले नहीं हो रही थी इतनी अब हो रही है। क्यों? यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रहा था, श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। तो इट वॉज बिटवीन द तमिल्स एंड द सिनलीस। तो जब यहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे एक फ्री हैंड मिला हुआ था, फिशिंग करे जा रहे थे श्रीलंकन वाटर्स तक। पर आफ्टर द सिविल वॉर इज ओवर, नाउ द फिशरमैन आर गोइंग बैक इनटू फिशिंग एक्टिविटीज। अब जब फिशिंग एक्टिविटी ये लोग करने जा रहे हैं तो फिर इनको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहाँ से। Therefore, there is more tension and problem increasing because of this. और जो इंडिया का जो फिशिंग एरिया है, मैंने शुरू में बोला था कि वहाँ पे पोटेंशियल इतना अच्छा नहीं है जितना श्रीलंकन वाटर्स में। उसका एक रीज़न है अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। दे आर एंगेज्ड इन बॉटम ट्रॉलिंग बाय इंडियन फिशरमैन। तो बॉटम ट्रॉलिंग हो रही है। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब है कि आप सोचिए, समुद्र सोचिए और उसके ऊपर एक बोट जा रही है, ठीक है। तो एक नेट्स लगाते हैं फिशिंग करने के लिए, तो नेट से वेट की तरह वो वेट्स लगाती है नेट्स के ऊपर और वो बॉटम तक पहुंच जाता है। फिर उसको वो ड्रैग करता है, तो ड्रैग करते जो भी चीज़ आती है उसको वो अपने पास ले जाता है। तो उससे फिशरीज तो बहुत आती है उससे, पर फिर उससे नुकसान भी बहुत होता है। तो उससे वहाँ की इकोलॉजी इफेक्ट होती है और उसकी वजह से यहाँ की फिशिंग रिसोर्सेज डिप्लीट हो गई है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। तो डिप्लीट हो गई है, नाउ दे वांट टू, और ज़रूरी पड़ गया है बिकॉज ऑफ द लाइवलीहुड इशू कि वो श्रीलंकन वाटर्स में जाए। एंड हेयर ऑल्सो वी नीड टू लुक इन टू द इशू ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द श्रीलंकन फिशरमैन, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट हो रही है विद द इंडियन फिशरमैन गोइंग ओवर देयर, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज है व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ द फिशरमैन, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब इट। यहाँ पे पॉइंटर्स है बट ओवरऑल कंटेक्स्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए था। चलिए, अब मेजर्स क्या लिए गए हैं। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने पीआईबी रेफर किया है। कहते हैं ना सर पीआईबी करा दो, ये करा दो। पीआईबी सिर्फ एक सप्लीमेंटल होता है। पीआईबी इज व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, वो प्रेस में डाल देते हैं तो आप न्यूज़पेपर में उसको पढ़ते हो। तो एक पुराना एक मीटिंग हुई थी, नॉट वेरी पुराना ऑल्सो बिकॉज रिसेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है। तो इंडियन डेलीगेशन एंड द श्रीलंकन डेलीगेशन एट मेट इन व्हाट, इन समथिंग नोन एज अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो उसमें बोला हम अपनी साइड पे ये कर रहे हैं, आप इतना परेशान मत होइए। तो डिस्कशन वॉज देयर, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, पहला स्टेप तो यही लिया गया था, वेयर द इंडियन साइड एंड द श्रीलंकन डेलीगेशन, जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है, दे डिस्कस एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। एक इशू होगा द रिलीज ऑफ द फिशरमैन, जो श्रीलंका में फिशरमैन फंसे हैं उनको वापस लेके आया जाए, तो ये इशू है। दूसरी बात है, बिकॉज ये एरिया है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड और नेवी भी है, दोनों साइड्स ही काम कर रही है। सो द वर्किंग ऑन कोऑपरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड ऑफ द इंडियन साइड, कोस्ट गार्ड एंड नेवी ऑन द इंडियन साइड एंड द श्रीलंकन साइड, ये काम किया जा रहा है। दूसरी बात, टू इंक्रीज द फिशिंग पोटेंशियल, द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ नंबर ऑफ स्कीम्स। सो वन ऑफ द स्कीम इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये स्कीम लॉन्च की है। मत्स्य का मतलब हो गया, इट्स बेसिकली एन अवतार ऑफ विष्णु, जो फिश अवतार ऑफ विष्णु, ठीक है। तो फिशिंग को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटी लाई गई है। एंड इसमें कंपोनेंट है स्पेसिफिकली फॉर द तमिलियन फिशरमैन, तमिलनाडु के स्टेट्स के फिशरमैन के लिए। बियॉन्ड दिस आपने सुना होगा नील क्रांति, तो वाटर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स लेके आए। इनफैक्ट इसी के अंदर द फोकस इज ऑन प्रमोटिंग डीप सी फिशिंग, कि आप ये इधर क्यों आ रहे हो, अब थोड़ा दूर जाओ, हमारे पास इतनी सारी रिसोर्सेज है। सो फोकस ऑन डीप सी फिशिंग, ठीक है। तो अगर, और वो और सस्टेनेबल भी रहते हैं, क्योंकि जितना डीप जा रहे हो आप, जितना दूर जा रहे हो सी से भी, उतनी आपकी रिसोर्स पोटेंशियल बढ़ जाता है। सो डीप सी फिशिंग, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड थ्रू सी वीड कल्टिवेशन, मैरीकल्चर एंड वेराइटीज ऑफ एक्वाकल्चर एक्टिविटीज। तो ये कुछ स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के अपने खुद की उनकी बोली है, वहीं से हमने ये लिया है, दैट इज द पीआईबी, राइट। So this basically concludes the two questions that we have discussed. दोनों बहुत important है। तो पहला वाला एक बहुत कंटेम्प्रेरी है, ये भी कंटेम्प्रेरी है, बट ये आपका मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिशरमैन पे क्वेश्चन आ भी चुका है यहाँ पे, बस मैंने यहाँ स्पेसिफिक कर दिया व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन। ये नहीं आता तो आप नहीं लिख पाओगे। और अगर ये डिस्कस भी लिखा होता, अगर हमने डिस्कस भी लिखा होता, आप वे फॉरवर्ड भी लिखते, तभी इन्हीं लाइंस आपको ये बताना पड़ता कि क्या मेजर्स लिए गए हैं। तो चलिए फिर, राइट। सो दिस कंक्लूड्स आवर एनालिसिस सेशन फॉर टुडेज क्वेश्चंस। आई होप यू वर एबल टू डू इट वेल, राइट। सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू Nimbus IAS with me, Shubhashi Singh Rehal, and see you soon. Bye bye.